स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह निहायत ही ज़रूरी है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे कि वर्मा सर का निष्णात क्लासेस आपको संस्कृत ग्रामर पढ़ाने के लिए यह वीडियो आप तक पहुंचा रहा है। यह यूट्यूब चैनल हमेशा आपको शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ते रहा है। थोड़ा बहुत लेट सवेर हर एक चीज़ में होती है, उसकी कमियों को दूर करते हुए पिछले क्लास में हमने देखा जो संस्कृत का पहला क्लास था व्याकरण का, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज लकार पढ़ेंगे। लकार पढ़ना या फिर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो भाई साहब और दीदी जी, किसी भी भाषा का निर्माण, किसी भी साहित्य का निर्माण जिस कथन से होता है उस कथन को व्याकरण में वाक्य कहते हैं, और वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है। आप जब कुछ भी बोल रहे हैं और उसमें अगर शब्द स्पष्ट रूप से नहीं आए तो उस वाक्य का अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा आपके ही घर में खेलते कूदते आपसे कुछ मांग लेता है तो 2 बार 3 बार आपको पूछना पड़ता है क्या क्या, और फिर उसके इशारे से समझना पड़ता है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पानी को मम्मम कहता है, कोई पानी को मोम्बो कहता है, कोई पानी को कुछ और कहता है और कोई पानी को पानी कहता है। आपको इशारे से समझना पड़ता है कि वह क्या शब्द बोल रहा है। उसी तरह से आप इशारे से ना समझें, बल्कि जब आप बड़े हो जाएं तो लिखित रूप से अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकें, इसके लिए आप वाक्य का निर्माण करते हैं। और उस वाक्य में सबसे पहले शब्द लिखे जाते हैं। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक मेल। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक मेल। उसी को वाक्य कहते हैं। और हम वाक्य लिखने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उस वाक्य को लिखने से पहले हमको शब्दों के बारे में जानना है। संस्कृत व्याकरण में शब्द में सबसे पहले जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वह क्रिया है, धातु है। उसी धातु के विभिन्न रूपों को आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। यह वीडियो लकार की स्पष्ट व्याख्या करता है और विशेष रूप से लकार के जो धातु के जो 3 रूप होते हैं उन तीनों रूपों की व्याख्या करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपके लिए जरूरी है क्योंकि इसमें आप लकार जरूर पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। और जैसा पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। पहले देखिए, समझिए, फिर उतारिए। तुरंत उतारने के चक्कर में नहीं रहिए, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। हम जानते हैं कि इस वीडियो को ज्यादातर हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स देखते हैं। ऑनलाइन की दुनिया में अभी उतना ज्यादा प्रचलित नहीं हुए, धीरे धीरे भगवान जाने क्या होता है। आइए पढ़ते हैं लकार। लकार जो हम पढ़ते हैं, ये जो लकार है, ये जो लकार हमारे सामने लिखा हुआ, ये क्या है? यह एक उपकरण है। संस्कृत का यह एक उपकरण है। संस्कृत व्याकरण का यह एक सिस्टम है जो बताता है कि मेरा क्रिया या मेरी क्रिया किस रूप में है, कहां है। वैसे संस्कृत में टोटल 10 लकार होते हैं। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है और ये सारे लकार केवल और केवल धातु के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया। और संस्कृत में धातु 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। एक का नाम है परस्मैपदी क्रिया, परस्मैपदी। दूसरे का नाम है आत्मनेपदी और तीसरे का नाम है उभयपदी। मुख्य रूप से क्रिया के 2 ही भेद होते हैं। मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आत्मनेपदी और परस्मैपदी, यही 2 क्रिया के रूप होते हैं। अब आत्मनेपदी या परस्मैपदी क्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। परस्मैपदी क्रिया उस क्रिया को कहते हैं
जिसका फल दूसरे पर पड़ता है, दूसरे पर यानी कोई ऐसा काम जिसका फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो, उसे परस्मैपदी कहते हैं। किसी दूसरे पर पड़ता है। और जिस क्रिया का फल खुद पर पड़ता है, स्वयं पर यानी कर्ता पर पड़ता है, उस क्रिया को आत्मनेपदी क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। परस्मैपदी का उदाहरण है जाना और आत्मनेपदी का उदाहरण है सेवा करना। परस्मैपदी का उदाहरण है जाना। आपको जो मैक्सिमम चीजें पढ़नी हैं वह मैक्सिमम क्रियाएं परस्मैपदी ही आपको पढ़नी है। आत्मनेपदी क्रियाएं बहुत कम पढ़नी है, लेकिन फिर भी एक दो आत्मनेपदी क्रियाएं हैं। जब क्रिया का फल उसको करने वाले पर ही पड़ता हो तो उसे आत्मनेपदी क्रियाएं कहते हैं। और जब क्रिया का फल करने वाले पर नहीं बल्कि दूसरे पर पड़े तो उसे परस्मैपदी क्रियाएं कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, आना, गाना, हंसना, रोना, दान देना। ये सब जो क्रियाएं हैं ये परस्मैपदी क्रियाओं में आता है। और उभयपदी क्रियाएं किसे कहते हैं? जिस क्रिया का प्रयोग हम आत्मनेपदी के रूप में और परस्मैपदी के रूप में, अभी आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा, इन सब क्रियाओं का फल किसी दूसरे पर कैसे पड़ सकता है? इसका तो फल स्वयं कर्ता पर पड़ना चाहिए। वह हंसता है, राम जाता है, तो राम जाने का काम राम कर रहा है, वो करता है, उस पर पड़ना चाहिए। सर इसको परस्मैपदी क्यों कहते हैं? नहीं, ये कुछ ऐसी मुख्य क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग परस्मैपदी के साथ साथ आत्मनेपदी के रूपों में भी हो सकता है। तो जिन क्रियाओं का प्रयोग हम आत्मनेपदी के साथ साथ परस्मैपदी में भी कर सकते हैं, जाने का फल उस पर पड़ रहा है, वह जाता है, तो ये जो क्रिया है वह के लिए आया है। तुम जाते हो, मैं जाता हूं, तो मुझ पर भी पड़ रहा है। तो जब क्रिया का फल दूसरों के साथ साथ खुद पर भी पड़ता हो तो वैसी क्रिया को उभयपदी क्रियाएं कहते हैं। और इन क्रियाओं का रूप अलग अलग चलता है। लकार क्या है? लकार हमें बताता है कि सर ये जो क्रियाएं आप यूज कर रहे हैं, यह किस काल में है। आपको याद होगा कल हम आपको बताए थे लकार केवल और केवल काल बताता है। और जहां तक 9th 10th 8th की बात है, क्लास 8 9 10 7 जो बेसिक्स संस्कृत ग्रामर आप पढ़ने यहां आए हैं, बेसिक, हम कोई फिर बोलते हैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वह बिहार बोर्ड की परीक्षा में आएगा और हम उसी को लक्ष्य लेकर चलते हैं। हम मानते हैं कि हम ज्यादा जानकार नहीं है। जब न्यूटन ने बोल दिया कि वो ज्यादा जानकार नहीं है तो मेरी उसके सामने हैसियत ही क्या है। इसलिए हम ये नहीं बोलते कि हम खूब जानते हैं। आप जानिए, जितना सा हम जानते हैं उतना सा आप जानिए। माय डियर, धातु जो होता है वह 3 तरह का होता है और इस धातु का काल निर्धारित करने के लिए संस्कृत में जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं इसी उपकरण का नाम लकार है। जैसे काल निर्धारण का मतलब, जैसे एक छोटा सा आपके सामने क्रिया है पढ़ना, इसको जब आप वर्तमान काल में लिखते हैं तो आप लिखते हैं पढ़ता है। अगर आप इसको भूतकाल में लिखते हैं तो लिखते हैं पढ़ा, और इसको अगर आप भविष्यत काल में लिखते हैं तो पढ़ेगा। और ये सब कुछ आप वह के लिए लिख रहे हैं। वह पढ़ता है, वह पढ़ा, वह पढ़ेगा।
वह पढ़ता है, वह पढ़ा, वह पढ़ेगा। ये 3 काल आप जानते हैं। इन तीनों कालों का प्रयोग भी आप इसको पहचानते भी हैं। ये मेरा प्रेजेंट टेंस है, बोले तो वर्तमान काल। ये मेरा पास्ट टेंस है, बोले तो भूतकाल। और ये मेरा फ्यूचर टेंस है, यानी कि भविष्यत काल। तो हमारी क्रिया आज तक हम हिंदी और अंग्रेजी में 3 रूपों में देखते थे, 3 टेंसेस में देखते थे, 3 काल में देखते थे। संस्कृत बोलता है नहीं नहीं, हमारे पास तो 10 काल हैं, 10 तरह से हम क्रिया को यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको 5 रूप में देखिए। तो 5 रूप देखने से पहले 3 रूप देखते हैं। ये 3 रूप कौन कौन से हैं? ये जो प्रेजेंट टेंस है, जिसे आप हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, उसी को संस्कृत में कहा जाता है लट लकार। ये जो पास्ट टेंस है, जिसे आप हिंदी में भूतकाल कहते हैं, इसे कहा जाता है संस्कृत में लंग लकार। और ये जो भविष्यत काल है, जिसे आप अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसे संस्कृत में कहा जाता है लिरिट लकार। और ये सारी बातें आपको लिखित रूप में मिलेंगी, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है, पढ़ते चलिए, सुनते चलिए। हमारी क्रिया, जिसे संस्कृत में हम धातु कह रहे हैं, एक्चुअली हिंदी में भी धातु ही होता है। आपको यह जानना चाहिए, धातु वह मूल शब्द है जिससे क्रिया का निर्माण होता है। हिंदी में हम उसमें ना जोड़कर क्रिया बनाते हैं। जैसे पठ मेरा धातु है, इसमें ना जोड़ देते हैं तो मिलता है हमको पढ़ना, जो कि मेरे लिए क्रिया बन जाता है। खाद मेरे लिए धातु है, उसमें हम ना जोड़ते हैं खाना, तो वह हो जाता है क्रिया। संस्कृत में इसी धातु का हम लोग उपयोग करते हैं और इसी धातु को हम विभिन्न कालों में बांटते हैं। तो काल के हिसाब से पूरा का पूरा क्रिया हमारे 3 रूपों में आता है। कौन कौन सा 3 रूप? अभी तक जो हम हिंदी अंग्रेजी पढ़े हैं उसके अनुसार संस्कृत में भी हम ढूंढते हैं, तो लट, लंग और लिरिट। यही होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्योंकि आप लोग अंग्रेजी से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, तो आप इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाइएगा। जब क्रिया को हम वर्तमान काल में लिखते हैं तो वह संस्कृत में लट लकार कहलाता है। और लट लकार का रूप चलता है ती, तह, अंति, सी, थह, ह, आमी, आवह, आमः। आमी, आवह, आमः। यानी अगर हम जाता है, तुम जाते हो, वे लोग जाते हैं, मैं जाता हूं, हम लोग जाते हैं, वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, राम खेलता है, तुम खेलते हो, राम और मोहन खेलते हैं, राम और श्याम खेलते हैं, सीता और गीता गाना गाते हैं। ये सब में जो क्रिया है, इतने सारे वाक्यों में जो क्रिया है, वह वर्तमान काल की क्रिया है। और उस वर्तमान काल की क्रिया का संस्कृत लिखने के समय हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। और लट लकार का रूप होता है तीता अंति। सर ये क्यों होता है? आखिर लट लकार का रूप क्यों होता है? तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि संस्कृत का एक बेसिक नियम है कि जब भी हम कोई सेंटेंस, जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं, तो उसमें एक शब्द जिस पर निर्भर करता है, उसके पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार ही अन्य शब्द लिखते हैं। तो जैसे ही हम यहां अगर वह जाता है लिखते हैं, तो ये जो जाता है शब्द वह पर निर्भर करता है। और ये मेरा वह प्रथम पुरुष एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है।
प्रथम पुरुष एक वचन का। तो अगर हम जाना का संस्कृत गच्छ जानते हैं और इसके जगह केवल गच्छ लिखते हैं, और फिर यहां कोई आता है और बोलता है तुम जाते हो, और उसका भी संस्कृत त्वम, तुम का त्वम और गच्छ लिख देते हैं, तो इस दोनों में हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करें, अंतर कैसे क्रिएट करेंगे? इसके लिए व्याकरण के जानकारों ने हमारे पास लकार का यह रूप रखा है, लकार का यह रूप रखा है, और इसको याद रखना चाहिए। यही वह है जो इस दोनों वाक्य में अंतर क्रिएट करेगा। जाता है और जाता हो, जाते हो, ये दोनों में क्रिया मेरी वर्तमान काल में है, लेकिन इस क्रिया में हम अंतर कैसे क्रिएट करें कि यह सह पर निर्भर है और यहां पर यह त्वम पर निर्भर है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में यहां ती लगा हुआ है, तो लट लकार में यहां ती लगा देंगे, गच्छ के साथ ती लगा देंगे। सह गच्छति, और त्वम की जगह पर अगर आपको याद होगा सह तव ते त्वम युवाम यूयम, तो त्वम मेरा मध्यम पुरुष एक वचन का पुरुष है। तो त्वम के साथ जब भी हम कोई चीज लिखेंगे तो वह भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही होना चाहिए। लेकिन गच्छ को मध्यम पुरुष एक वचन में कैसे बदलें? तो धातु तो नहीं बदलता है, धातु का लकार बदलता है, तो उस लकार में हम कैसे बदलाव करें, उसके लिए ये रूप बनाए गए हैं, और इसलिए हम लिखते हैं त्वम गच्छसि। तो वह जाता है सह गच्छति, और तुम जाते हो त्वम गच्छसि। दोनों मेरा वाक्य अब सही हुआ, दोनों वाक्य मेरा प्रेजेंट टेंस का है। ई कैसे जानेंगे अगर हिंदी मिटा दिया जाए? तो हम धातु के बाद में देखते हैं, यहां ती लगा हुआ है और यहां सी लगा हुआ है। मेरा अनुमान है कि अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि लकार क्यों पढ़ते हैं। संस्कृत में जब हम वाक्य लिखें तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरा जो वाक्य है वह किस काल में है, उस काल का निर्धारण मेरी क्रिया करेगी। तो उस क्रिया के रूप को निर्धारित करने के लिए, उसके काल को निर्धारित करने के लिए हम लकार पढ़ते हैं। और लकार हमारे पास 5 है, जिसमें से लट, लंग और लिरिट, ये 3 मुख्य हैं जिसको हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में हिंदी अंग्रेजी में देखते आए हैं। ठीक है, लट, लंग और लिरिट। लंग लकार बोलता है कि सर मेरा रूप होता है, आप अगर लंग लकार देखना चाहते हैं तो सर मेरा रूप होता है तो, ताम, अन, तो, ताम, अन। उकताइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। आप देखिए यहां सभी लकार बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किए हुए हैं, सब लकार आपके सामने हैं, इसलिए आप उकताइएगा नहीं, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लंग लकार आया तो तामन, हम आपको क्या लिखा रहे हैं? हम आपको एक ऐसा, आज अगर आपको जैसे कल की तरह कमेंट आ गया कि जैसे हम वीडियो शुरू नहीं किए वैसे ही आ गया, सर समझ में नहीं आ रहा। तुम पहले से ही सोच के बैठे हो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे समझ में आएगा? पूरी बात सुनते नहीं हो और बीच में ही टपक पड़ते हो कि समझ में नहीं आ रहा। वैसे टपकना नहीं है, वैसे नहीं टपकिए। आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं? आज इस पूरे वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं वाक्य लिखना, ऐसा वाक्य जिसमें पुरुष है और जिसमें क्रिया है। वाक्य कई प्रकार के होते हैं। मैं एक लड़का हूं, यह भी एक वाक्य है, और मैं पढ़ता हूं, यह भी एक वाक्य। दोनों में अंतर क्या है? तो मैं एक लड़का हूं वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं है, और मैं पढ़ता हूं वाक्य में पढ़ना एक क्रिया है। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं कि मैं पढ़ता हूं वाले वाक्य को कैसे लिखेंगे। तो मैं पढ़ता हूं वाले वाक्य को लिखने के लिए हम लकार की सहायता लेते हैं, और वो लकार 5 हैं, लट, लोट, लंग, लिरिट, विधिलिंग। ये 5 लकार हैं हमारे पास, जिसमें से मुख्य रूप से 3 हैं, लट, लंग और लिरिट। इसे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में देखकर आए हैं।
हम आज आपको वही चीज लिखने बता रहे हैं कि अभी तक हम आपको दिखाए कि वह जाता है और तुम जाते हो का संस्कृत क्या होता है। अगर मेरे पास आ जाए वह गया और तुम गए, इसका संस्कृत आ जाए, तो ऐसे वाक्य को कैसे लिखेंगे। तो वाक्य लिखने का बेसिक नियम हम आपको कल ही बता दिए थे कि जब भी वाक्य लिखिए तो जो वाक्य में शब्द जिस पर निर्भर करता है वह शब्द चाहे कुछ हो, वह क्रिया हो न हो, इससे कोई बहस नहीं। हाँ, हालांकि आज का क्लास इसी बात पर कंसंट्रेटेड है कि हमारे पास एक क्रिया है और वह क्रिया हमारे पुरुष पर निर्भर कर रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वह पुरुष पर जब निर्भर कर रही है तो पुरुष के अनुसार उसका वचन, उसका धातु के साथ उसका प्रत्यय लगाएंगे, लकार लगाएंगे। वो लकार का रूप होता है, अब लंग लकार में तौताम अन, अहतम तो, अम आव आम, अम आव आम, तौताम अन अहतम तो, अम आव आम। ये मेरा लंग लकार का रूप है। लंग लकार ने बोला कि सर, चूंकि आप बोले थे न कल भी 3 पुरुष होता है और 3 वचन, तो 9 गो टोटल चीज होता है। तो हम भी अपने लिए 9 गो अलग अलग चीज लेकर के आए हैं ताकि आप डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकिए। तो जब अगर आपको ट्रांसलेशन सर या कोई वाक्य लिखना हो, वह गया, तो आप लिखिए सह। और सह चूंकि आप प्रथम पुरुष एक वचन से उठा रहे हैं तो गच्छ के सामने यहां तो में हलंत होगा, गच्छ के साथ तो हलंत लगा दीजिए। सह गच्छत। गलत पढ़ा रहे हैं हम गलत पढ़ा रहे हैं, इसको नहीं सोच लेना देखो कैसा मूर्ख मास्टर है, गलत पढ़ा रहा है। गलत इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे सब बात को समझाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। हम आपको अभी गलत पढ़ा रहे हैं। आप पहले समझिए, आटा पहचानिए, फिर पराठा बनाइएगा, रोटी बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। और त्वम के साथ हम लिखे गच्छः। तो जब हम आगे पढ़ेंगे और आगे हमको लोट लकार आ जाएगा, तो लोट लकार का रूप चलता है तू ताम अंतु, ही तम तो, आनी आव आम, आनी आव आम। जैसे ही लोट लकार मेरा आया, इसका भी 9 रूप आया, तो हमने इसका चेहरा मिलाकर देखा, अरे मध्यम पुरुष के द्विवचन में तुम ताम और तम हो, तुम भी मध्यम पुरुष के द्विवचन में ताम और तम हो, तुम मध्यम पुरुष के बहुवचन में तो हो, तुम भी मध्यम पुरुष के बहुवचन में तो हो, तो तुम दोनों में हम अंतर कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। इसी के लिए यह नियम बनाया गया कि जब कभी भी हम धातु को लंग लकार में लिख रहे हैं तो उसके पहले एक शब्द जोड़ दीजिए सर, ओ, एक वर्ण जोड़ दीजिए, शब्द नहीं, वर्ण जोड़ दीजिए ओ, और यहां वर्ण जोड़ दीजिए ओ। इसलिए लंग लकार लोट लकार से अलग दिखे, लंग लकार लोट लकार से अलग दिखे, इसके लिए नियम बना दिया गया कि जब कभी भी आप लंग लकार में कोई क्रिया लिख रहे हैं, कोई धातु लिख रहे हैं, यानी जब कभी भी आप पास्ट टेंस में किसी वर्ब को लिख रहे हैं संस्कृत में, तो उस वर्ब के पहले ओ लगा दीजिए, पीछे लकार लगेगा ही, आगे अ, अब पीछे लकार। सह अगच्छत, क्योंकि यहां पहली जगह पर तो लिखा हुआ है, और त्वम अगच्छः, क्योंकि यह मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग है। वहीं अगर इस लकार के अनुसार आ जाए कि वह जाए, वह जाए, उसको आज्ञा दिया जा रहा है, वह जाए, तो सह गच्छतु लिखे हम। यही मेरा अंतर लाएगा लंग लकार में और लोट लकार में। फिलहाल साधारण भाषा में बिना उलझन के हम इस नियम को फिर एक बार आपके सामने दोहरा देते हैं कि जब कभी भी संस्कृत में कोई ऐसा वाक्य लिख रहे हो
जिसमें क्रिया भूतकाल में होती हो, तो संस्कृत में उस क्रिया का रूप लिखने के समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस क्रिया से पहले अ का आगमन आ जाए। सर एक बात पूछें? हाँ पूछो ना, हम थोड़ा आपके बात से समझदारी रखते हैं, थोड़ा सा आपसे हम समझ गए। हम आपसे भी ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी भगवान करे हो। हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस आ गया सर। क्या सेंटेंस आ गया हमारे पास? सेंटेंस आया वह आया। वह आया, ये भी तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ये भी तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। बोले हाँ एकदम सेंटेंस है। तो सर ये जो पास्ट टेंस है, तो आना का संस्कृत होता है आगम, और इसका रूप चलता है आ गच्छ। तो सर अब आप हमको बताइए, क्या बताएं कि जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाए वह आया, तो सह आगच्छ लिखे, हाँ लिखे, और इसके साथ यहां तो लगा दिए आगच्छत। अब चूंकि यह पास्ट टेंस में है, तो इसके पहले अ लगाना होगा। तो अ आगच्छत लिखना सही है। सर दो बार ना अ आ रहा है, हमको ना अच्छा नहीं लग रहा है कि दो बार अ आ रहा है। क्या हम यहां सही हैं? आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आप नियम के अनुसार चल रहे हैं। नियम में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि अ का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नियम में केवल यही बात लिखी हुई है कि लंग लकार में अगर आप धातु लिख रहे हैं तो उससे पहले आप अ लिख दीजिए। उसके बाद क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उससे आपका कोई बहस नहीं। इसलिए अगर आप इसका ट्रांसलेशन लिखते हैं सह अ आगच्छत, तो आप बहुत अच्छा विद्यार्थी हैं। अगर आपके सामने देखिए इसका उदाहरण, हम आपको लकार का उदाहरण आप थंबनेल पढ़कर आए हैं, संपूर्ण व्याख्या उदाहरण सहित आप यह पढ़ कर आए हैं। आप इस वीडियो को यही थंबनेल देख कर आ रहे हैं, तो आइए उदाहरण देखते चलते हैं। लंग लकार एक ऐसा लकार है, हम जो यहां पढ़ाते हैं, हम जो अपने शहर में हम पढ़ाते हैं, इस शहर में अधिकांश व्यक्तियों, अधिकांश बच्चे एक ही गलती करते हैं। वह गलती सिंपल सा गलती है, और वह गलती है कि अगर हम बोलते हैं वह जाता है, तो लड़का लिखता है सह गच्छति, और अगर हम दे देते हैं तुम जाते हो, तो भी लड़का लोग लिखता है, लड़का यानी विद्यार्थी लोग, त्वम गच्छति। एक तो पहले अपने अंदर ये सुधार कीजिए कि सब जगह गच्छतिये नहीं चलेगा। तब ता अंति, अब पूछने पर बोलता है हाँ सर तीता अंति सीता तो अमी आवा अमा हम पढ़े, तो भैया उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा में जो ये नवो रूप है, ये नवो का प्रयोग करना चाहिए। अब एक के वाक्य में नवो का नहीं कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। जैसा पुरुष वैसा ही हम लकार की विभक्ति लगा देंगे, इसमें लकार का रूप लगा देंगे। इतना सा बात समझ में आना चाहिए। आप जब एक वाक्य लिख रहे हैं और आप 9वां 10वां में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, 9वां 10वां में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपके लिए एक वाक्य हम लेकर आए, राम के साथ सीता वन गई। राम के साथ सीता वन गई, इसका ट्रांसलेशन बनता है, हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं कैसे बनता है, क्यों बनता है। अगर इसको जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, जब हम आपको शब्द रूप पढ़ा रहे होंगे तो आपको वहां सब कुछ क्लियर होगा। राम के साथ सीता वन को गई, तो राम के साथ का ट्रांसलेशन होता है रामेन सह। रामेन सह सीता वन गई, तो वनम। अब गई
तो भैया मोरे राजकुमार पास्ट टेंस में हो। हाँ सर, पास्ट टेंस में है। तुम्हारा क्या करें सर? एज पर नियम आप मेरे साथ लंग लकार लगाइए सर। तुम्हारा लंग लकार तो यहां लिखा हुआ है, तो तम अन अतम तो अम आव आम। अब तुम ही बताओ कि इसमें से कौन सा लगा दें। मान लिया जाए जाने का ट्रांसलेशन हम तुम ही से पूछ रहे हैं, गई तुम ही से पूछ रहे हैं, क्या लिखें? मान लो हम ट्रांसलेशन और गच्छ लिख के बैठे हुए हैं, इसके आगे क्या जोड़ें? तो फिर ये गई बोलेगी, इस मोटे आदमी का आवाज याद रखिएगा, इस मोटे आदमी का कथन याद रखिएगा, कोई ने आपको इतना अच्छा से पढ़ा सकता है, कोई ने, कोई ने, कोई ने, कोई ने। लिखित में दे सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो देखिए, समझिए, बात कीजिए अपने वाक्य से। इस गई से हमने पूछा, गई तुम किस टेंस की हो? सर हम पास्ट टेंस के हैं। तुम्हारे साथ कौन सा लकार लगा दें? गई खुद बोली कि सर मेरे साथ लंग लकार लगा दीजिए। लंग लकार का नियम क्या कहता है गई? तो सर लंग लकार का नियम कहता है कि जो मेरा संस्कृत होता है ना सर, उसके आगे अ लगा दीजिए। अब तुम्हारे आगे क्या लगाएं जो पता चल जाए कि कहां किसके लिए? तो सर हम किस पर निर्भर करते हैं? क्या राम और सीता दोनों गई है? तो आंसर ने, जाने का मूल भाव यही है कि राम और सीता दोनों जंगल में हैं। लेकिन यहां जो यह शब्द गई है, यह किसके लिए आया? तो यह केवल और केवल सीता के लिए आया, केवल और केवल सीता के लिए। इसलिए केवल और केवल सीता के अनुसार गई का संस्कृत हम यहां लिखेंगे। और सीता से तब पूछेंगे, सीता तुम किस पुरुष और किस वचन में हो? तो सीता हमको याद कराएगी अपनी दिव्य शक्ति से। माता सीता हमको याद कराएंगी कि बेटा पढ़े हो, सह तव ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। क्या इसमें कहीं सीता है? नहीं माता, सीता कहीं नहीं है। तो तुम ये भी नहीं पढ़े गौरव सर का नीचे लिखा हुआ नोट कि इसके अतिरिक्त जो कोई भी शब्द आ जाए वह प्रथम पुरुष में होता है। तो सीता बोली हम प्रथम पुरुष में न होंगे बेटा, तो हम प्रथम लाइन में आए। और चूंकि हम एक्के गो हैं तो हम एक्के वचन न हुए, इसलिए अगच्छत न होगा। रामेन सह सीता वनम अगच्छत। अब इसमें हो सकता है वनम गलत हो, रामेन सह गलत हो, लेकिन सीता के लिए अगच्छत आया। ये बात हम समझाने के क्रम में अगर कोई गलती किए हों तो बोलिए। रामेन सह सीता वनम अगच्छत, सीता वन को गई, तो गई का ट्रांसलेशन अगच्छत लिखे। अगर तुम हो जाता, राम के साथ तुम गए, तो तुम के जगह पर त्वम लिखते, गए के जगह पर ओ गच्छ, और उसके बाद देखते ओ विसर्ग है तो ओ गच्छ लिखते। तो हर बार देखना ना पड़े, हर बार सोचना ना पड़े, इसलिए मेरा वही मुख्य बात, एक ही बात हम बार बार दोहराते हैं कि भैया मोरे राजकुमार, जैसा पुरुष जैसा वचन वैसा ही पुरुष, वैसा ही वचन का धातु लगते चला जाएगा। अगर यहां आ जाए कि वह गया तो सह अगच्छत अगर आ गया कि राम और श्याम गए, राम और श्याम गए, तो लिखेंगे रामः श्यामः। सर, कल है ना आप बोले थे कि जिसका अंग्रेजी, जिसका संस्कृत लिखना उसके सीधे ठीक, और का संस्कृत चौ, रामा चौ श्यामा। अब गए, गए तो अगच्छ। अब लेकिन यहां जाने का काम या जाने का काम तो इसी दोनों पर पड़ रहा है, तो मेरा दो वचन वाला लग जाएगा अगच्छताम। रामः चौ श्यामः अगच्छताम, रामः श्यामः चौ अगच्छताम भी लिख सकते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि आप लट लकार और लंग लकार समझ गए होंगे। आइए लिरिट लकार की बात हम करते हैं। लिरिट लकार, लिरिट लकार जो बताता है कि हम भविष्यत काल में हैं, इसका रूप लट से मिलता जुलता है। त्यति, त्यतः, त्यन्ति, त्यसि,
त्यथः, त्यथ, त्यामी, त्यति स्यत स्यत, सॉरी, त्यति स्यत स्यत, त्यामी, त्यावः, त्यामः, त्यामी, स्यावः, त्यामः। ये मेरा लिरिट लकार का रूप है। ये क्या बताता है सर? सिंपल देखिए ना, अगर आपको लट लकार याद है, देखो लकार में ना कुछ कुछ बात याद रखना। एक तो लकार का सब रूप याद रखना, लट लकार का क्या रूप होता है, लोट का क्या होता है। और ये जो सब रूप लिखा रहे हैं ना, ये परस्मय पदी के लिए लिखा रहे हैं, आत्मनेपदी के लिए नहीं लिखा रहे हैं। क्योंकि पूछता बिहार बोर्ड में मैक्सिमम परस्मय पदी है, आत्मनेपदी का एक दो गो पूछता है, वो हम आपको अलग से पढ़ाई देंगे। परस्मय पदी का बिहार बोर्ड में पूछता है, इसलिए हम आपको परस्मय पदी ही पढ़ा रहे हैं। ये अब अगर आपको लट लकार का रूप याद है तो लिरिट अपने आप याद हो गया। देखिए सब जगह तीता अंति सीथा थ आमी आवा आम, तीता अंति सीता तो आमी आवा आमा लट में होता है, लिरिट में सबके आगे से जुड़ जाता है। अगर आपको लट लोट लंग लिरिट विधिलिंग ये पांचों लकार का 9×5=45 रूप याद हो गया, तो आपको इसके अतिरिक्त क्या याद रखना? एक बात याद रखना है कि लंग लकार में धातु के पहले अ लगता है, और लिरिट लकार में आपको याद रखना है कि जो भी धातु हम लिखेंगे उसका मूल रूप ही यूज होगा, मूल रूप। यानी गच्छ का मूल रूप होता है गम, गम से बना है गच्छ, जिसका अर्थ होता है जाना। तो लिरिट लकार में हम गम का प्रयोग करेंगे, गच्छ का नहीं। बाकी सब लकार में हम बदलावा रूप यूज करेंगे, लेकिन मूल रूप केवल लिरिट लकार में यूज होता है। इसलिए अगर हम यहां लिख दें वह जाएगा, तो सह गमिष्यति लिखते हैं, सह गमिष्यति। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वह जाता है और वह जाएगा? तो सह गच्छति होता है वह जाता है का, और वह जाएगा का सह गमिष्यति। सह दोनों जगह सेम है, केवल ये जो ती है ये भी दोनों जगह सेम है। बदला क्या? अगर भविष्य में है तो गमिष्य हो रहा है, वर्तमान में है तो गच्छ हो रहा है। धातु का मूल रूप यूज किया जाता है लिरिट लकार में। इसके अतिरिक्त दो और लकार होते हैं, एक का नाम होता है लोट और एक का नाम होता है विधिलिंग। विधिलिंग, अब विधिलिंग भी देखना, इसको कोई नहीं पढ़ाता है, हम भी आज से पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन तुम हो और यह वीडियो जा रहा है इसलिए तुमको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देते हैं। विधि लिंग लकार का प्रयोग दो अर्थ में कहते हैं। सब लोग बोलता है चाहिए, अगर तुम्हारे क्रिया के साथ चाहिए शब्द लगा हुआ हो तो विधिलिंग लकार का प्रयोग करना चाहिए। विधिलिंग का दो रूप होता है, एक तो चाहिए के अर्थ में ही विधिलिंग, और एक होता है आशीर्वाद। अगर आशीर्वाद भी हम किसी को दे रहे हैं, भगवान तुम्हारा भला करें, ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं तुम दीर्घायु हो, कोई भी आशीर्वाद हम दे रहे हैं, तो उस आशीर्वाद देने का जो अर्थ निकल रहा है उसके लिए भी हम विधिलिंग लकार का ही प्रयोग करते हैं। विधिलिंग लकार का दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक होता है चाहिए के अर्थ में और एक होता है आशीर्वाद देने के अर्थ में। और लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा या अनुज्ञा, आज्ञा या अनुज्ञा। इसका रूप चलता है तू ताम अंतु हितम तो आनी आव आम, और विधिलिंग का चलता है एत एताम एयुह ए एतम एत एयम एव एम। यही हमारा लकार है, ठीक है, यही हमारा लकार है। इसका रूप चलता है, क्या चलता है सर? इसका रूप चलता है तू ताम अंतु, कुछ लोग इसको शून्यतम तो पढ़ते हैं, आनी आव आम, आनी आव आम। हम लोग जैसा पुराना आदमी इसको हितम तो भी पढ़ते हैं, हितम तो।
याद रखते हैं। हम तुमको बोले ना, लकार में उस 4500 रूप के अलावा 3 4 बात है जो आपको याद रखना चाहिए। पहला, लंग लकार में औ लगता है। दूसरा, लिरिट लकार में मूल धातु का प्रयोग करते हैं। तीसरा चीज याद रखना चाहिए कि ये जो लोट लकार है ना, लोट लकार में जो मध्यम पुरुष और एक वचन में ही लिखा हुआ है ना, और ही के बगल में शून्य लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ कि ही लगता न है, यानी तुम जाओ, जाओ यहां से, तुम जाओ। तो त्वम गच्छहि नहीं लिखेंगे, गच्छहि नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम जगह नहीं लगता है। इसीलिए बहुत लोग इसको पढ़ाना बंद कर दिए कि नय हो, नय राधा को नौमन घी होगा, नय राधा नाचेगी, न हम तुमको ही पढ़ाएंगे, न तुम ही लगाओगे, क्योंकि ही लगता ही नहीं है। इसलिए इसके जगह पे सुनिए, एकाध गो भर्ब को छोड़कर, एकाध गो धातु को छोड़कर, वहां पर एकाध धातु है जिसमें ही लग जाता है, तो इस एकाध गो को हम सिर्फ याद करवा देते हैं। जो आजकल के हम लोग जमाने में पढ़ाते पढ़ते हैं उसमें हम याद करते हैं कि यहाँ शून्य है। शून्य मतलब ये नहीं लगेगा, इसको लिखेंगे केवल त्वम गच्छ, त्वम गच्छ, तुम जाओ, तुम जाओ यहां से, जाओ जाओ घर जाओ, गच्छ गच्छ गृहम गच्छ। पूजा पाठ के बाद, सब देवता के आवाहन के बाद, सबको जब हम विदा कर रहे होते हैं तो ऐसा ही बोल रहे होते हैं। शास्त्रों में कहीं न कहीं लिखा हुआ होगा कि भगवान आप आए, हमारी पूजा में शामिल हुए, अब इसके बाद अपने अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। गच्छ गच्छ स्वस्थानम गच्छतु, जाइए जाइए अपने अपने स्थान पर जाइए, भगवान विराजमान होइए, हम आपको बुलाए, आप हमारे यज्ञ में शामिल हुए, इसके लिए हम आपका सदा आभारी हैं, अपना आशीर्वाद दिए। तो यही इसके लिए यहां पर हम लोग आपको पढ़ाते हैं कि जीरो लगता है, जीरो यानी यह चीज जुटता ही नहीं है, ठीक है। और विधिलिंग में आप चाहिए के अर्थ में यूज करते हैं, और इसका होता है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब देखिए ना महाराज, सब जगह तो वही तो मन चलिए रहा है, अमावाम चल रहा है। याद करने बैठिएगा ना, अच्छा लगेगा, मन लगेगा। याद जब हो जाएगा ना, जब आपसे वाक्य बनने लगेगा ना, तो और अच्छा लगेगा। और वाक्य बनने का थ्योरी हम आपको बता चुके हैं कि जैसा पुरुष जैसा वचन, वैसी तरह से धातु भी रहेगा, और धातु के साथ ये सारा लकार का रूप भी लगेगा। और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना देर से जो बकबक हम कर रहे हैं, उस बकबक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 43 मिनट से हम आपके सामने बकबक कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि 4 5 सेकंड तो आप ले ही लीजिएगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेने में। हम देखिए क्या पढ़ाए हैं आपके सामने, यही बात पढ़ाए। लकार का प्रयोग संस्कृत में धातु के काल निर्धारण के लिए किया जाता है। लकार को धातु के साथ अंत में जोड़ते हैं। लकार 10 हैं, परंतु इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है। वैदिक संस्कृत किसको कहते हैं? जब हम वेदों को, जो प्राचीन वेद लिखे हुए हैं ना, उनको पढ़ने के लिए जिस संस्कृत में लिखे गए हैं, उन्हें वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए हमको 10 लकार को जरूर पढ़ना चाहिए। परंतु जो हम संस्कृत पढ़ने बैठे हैं उसका नाम लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत में केवल 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है। ये पांचों लकार हैं: लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिरिट लकार। ये 5 लकार हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब लट लकार की व्याख्या करते हैं। लट लकार बोलता है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, लट लकार बोलता है कि सर जी, क्या रे, क्या तुम बोल रहे हो? ए सर रुकिए ना, और आपको अच्छा से कर देते हैं। लट लकार बोलता है कि सर, अगर आप यहां देख सकते हैं तो देखिए, जब क्रिया वर्तमान काल में हो,
जब क्रिया वर्तमान काल में हो तो उस क्रिया का संस्कृत लट लकार के अनुसार लिखते हैं। जब क्रिया वर्तमान काल में होती है तो उसका संस्कृत लट लकार के अनुसार लिखते हैं। तीता अंति सीथा थ आमी आवा आमा। इसका उदाहरण देखिए, अगर यहां लिखा हुआ है तुम दोनों जाते हो तो इसको लिखते हैं युवाम गच्छथः। क्यों? क्योंकि युवाम हम लिए मध्यम पुरुष द्विवचन से, तो गच्छ के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन में जो लिखा हुआ है वो जोड़ दिए। अगर यहीं पर आ जाता हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो इसको लिखते वयम खादामः, वयम खादामः। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने लोट लकार, कि जब क्रिया से आज्ञा या अनुज्ञा, आज्ञा क्या होता है? आज्ञा तो आप समझते हैं, अनुज्ञा मतलब होता है रिक्वेस्ट, प्लीज, प्लीज वाला भाव। तो जब क्रिया से आज्ञा या अनुज्ञा का बोध हो तो उसमें लोट लकार लगाकर उसका संस्कृत लिखते हैं। और लोट लकार का रूप है तू तामंतु ही तम। तो देखिए ही के बगल में शून्य भी लिखा हुआ है और हम हट भी गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ही तम तो आनी आव आम, ये एक रूप है लोट लकार का। जब क्रिया से आज्ञा या अनुज्ञा का बोध हो तो उसमें लोट लकार लगाकर उसका संस्कृत लिखते हैं। यहां पर आ गया कि तुम जाओगे, वे दोनों, अगर आ गया वे दोनों यहां आए, वे दोनों यहां आए, तो वे दोनों का संस्कृत होता है तो, यहां का संस्कृत होता है अत्र, आना का संस्कृत होता है आगच्छ। तो आगच्छ के साथ यहां वे दोनों से ताम गया, आगच्छ ताम लिखेंगे। सर सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, सुनने में अटपटा से नहीं डरिए, जो रूल है उस रूल के अनुसार चलिए। तो अत्र आगच्छताम हो गया, वे दोनों यहां आए, वे दोनों यहां आए। अब इसके बाद है लंग लकार। लंग लकार क्या कहता है? जब क्रिया भूतकाल में होती है तो उसमें लंग लकार लगाते हैं। यहां सब चीज देखिए ध्यान से पढ़े, यहां लिखा हुआ इसे ध्यान से पढ़ें। इसका जब आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नोट्स बनाइएगा, हाईलाइट कीजिएगा तो जरूर अच्छा लगेगा। नोट्स बनाइए, फिर तो बोलेंगे नोट्स बनाइए, नहीं बनाइएगा तो आपका इसमें नुकसान है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बहुत अच्छा ये सब लाइन जो भी लिरिसिस्ट ने लिखा है, बहुत अच्छा लाइन लिखा है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, कुछ सोचकर तो किया होगा तुमने, ये प्यार भी तोड़ा होगा तुमने, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। खैर फिलहाल जब क्रिया भूतकाल में होती है तो उसमें लंग लकार लगाते हैं और लंग लकार का रूप चलता है। देखिएगा हलंत और विसर्ग का ध्यान रखें। पुराने जमाने में एक बहुत छोटा सा मजाक चला करता था, संस्कृत है, संस्कृत में नंबर लाना है, हिंदी लिख दो और उसके बाद इंक झाड़ दो, कहीं विसर्ग पड़ जाएगा कहीं हलंत पड़ जाएगा, हो गया संस्कृत। संस्कृत वैसे नहीं लिखा जाता है, हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ताम अन अह तम तो अम आव आम। लंग लकार में जब भी धातु लिखते हैं तो उसके पहले अ का आगमन हो जाता है, यानी गच्छ के साथ अगर हम अन जोड़ रहे हैं तो अ गच्छन बनेगा, ये अ आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला धातु है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार कहता है जब क्रिया के साथ चाहिए लगा हुआ हो, चाहिए लगा हुआ हो। ठीक है, हट गए, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। जब क्रिया के साथ चाहिए लगा हुआ हो तो उसमें विधिलिंग लकार लगाते हैं और विधिलिंग लकार का रूप चलता है एत एताम एयुह, एह एतम एत, एयम एव एम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने लिरिट लकार। जब क्रिया भविष्यत काल में हो, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब क्रिया भविष्यत काल में हो तो उसका संस्कृत लिट लकार लगाते हैं, लिट लकार लगाकर बनाते हैं और लिट लकार का रूप चलता है स्यति स्यत स्यंती, स्यत्सी स्यथ स्यथ, श्यामी स्याव श्याम।
इसमें भी एक बात लिखा हुआ है कि लिरिट लकार में धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। आप यहां एक बात देख लीजिए, लोट लकार में, लोट लकार में ये जो शून्य लिखा हुआ है यहां पर हम लिखे नहीं हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में लिखिएगा जरूर कि मध्यम पुरुष के एक वचन में जो लोट लकार में लिखा हुआ है वह जुड़ता नहीं है, कुछ ही धातु में जुड़ता है। तो लिरिट लकार में धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गच्छ जोड़ स्यति, जोड़ हम गच्छ के साथ रहे हैं लिरिट लकार को, लेकिन गच्छस्यति अगर हम लिख दें तो यह मेरे लिए गलत हो जाएगा, हमारे लिए सही होगा गमिष्यति। ठीक है, मेरे लिए सही होगा गमिष्यति। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, और तो नहीं। लिरिट लकार कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए आपके सामने कुछ धातु लाए हैं जो आपको याद रखने चाहिए, इसका भी टेबल आप उतार लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। गम पहला लिखा हुआ है, गम, गम का मूल रूप भी गम है लेकिन बदला हुआ रूप है गच्छ, जो प्रयोग में आता है और इसका अर्थ होता है जाना। कृपया आपके स्क्रीन पर एक छोटी साइड में, ऊपर की साइड में गोल ऐसा चक्का घूम रहा होगा, घूमने वाला चक्का जैसा बना हुआ होगा, उसको जब आप टच कीजिएगा वह सेटिंग का चिन्ह है। सेटिंग में जब टच कीजिएगा तो आएगा ऑप्शन वीडियो क्वालिटी, उसके बगल में लिखा हुआ होगा ऑटो 360p, उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे आएगा एडवांस्ड, एडवांस्ड में जब आप क्लिक कीजिएगा तो आएगा फुल HD 1080p। आप 1080p पे भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और 1080 पर ही देखना चाहिए ताकि आपको सारी बातें यहां जो लिखी हुई हों वह क्लियर दिखे, उसका स्क्रीनशॉट आप क्लियर ले सकिए। ठीक है, तो हम आपके सामने ये धातु लाए हैं, जाना, देखना, ठहरना, देना, ले जाना, मारना, रोना, डरना, देना, पूछना, पढ़ना, पीना, सूंघना, नाचना, पकाना। अब देना दो बार आया है, एक बार दान है इसका रूप और एक बार रूप है दा। ये देना क्या, यही है आत्मनेपदी परस्मैपदी का अंतर। ठीक है, अब आइए इसका उदाहरण, एक छोटा सा, ये आपके साथ भी हुआ है, आपके साथ भी रखा गया है इन सब चीजों को। आपने इसे अपने यहाँ किताब में देखा होगा कि अगर गम सा धातु है, गम का रूप लिख रहे हैं, तो ये लट लकार में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः किस तरह से लिखा जाता है, इसी तरह से आप इन सब धातुओं को लिखिएगा। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, ये एक उदाहरण दिए हैं, बाकी 15 धातु आप अपने से लिखिएगा, इससे अभ्यास होगा। इसका आप रेफरेंस लीजिए और वहां लिखिए। विधिलिंग में देखिए, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम लिखा जाता है। ठीक है, फिर देखिए आप एक और धातु आपके सामने लाए, दृश्य, दृश्य जिसका बदला हुआ रूप है पश्य, उसका अगर आपको हम अगर यहां जो देखना चाहते हैं तो वह लिरिट लकार देखिए। लिरिट लकार में आप देखते हैं कि दृश्य एक मूल धातु है और लिरिट लकार में मूल धातु का ही प्रयोग किया जाता है। दृश्य के साथ जब स्यति जोड़ते हैं तो ये हो जाता है द्रक्ष्यति, इसको याद रखना है। उसी तरह आपके पास एक धातु है पच, पचती, पचता, पचंती, पचसी, पचता, पचत, पचामी, पचावा, पचामा, उसको जब हम लिट लकार में पच के साथ स्यति जोड़ेंगे तो होगा पक्ष्यति। आपके सामने एक धातु है प्रच, उसको जब हम इसमें जोड़ेंगे स्यति के साथ तो होगा प्रक्ष्यति। ये सब चीजें हो सकती हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपको अपना प्रयास करना होगा। दृश्य आपके सामने है, दृश्य मतलब देखना, देखो, समझो और फिर आप इसका उपयोग करो। आपके सामने एक और धातु है अस्था, तिष्ठ। आप देखिए अस्था का जब आप रूप लगाते हैं
तो यहाँ मूल रूप में अस्थास्यति, अस्थास्यत, अस्थास्यन्ति। आप देखिए कि तिष्ठ के रूप में तिष्ठतु लिखते हैं लोट लकार में, और वहीं जब हम भूतकाल में आ जाते हैं तो अपने आप अ का आगमन आ जाता है, चाहे वह किसी रूप में रहे। चाहे आप कोई धातु ले लीजिए, देख लीजिए लंग में अ का आगमन होता है, देख लीजिए ना गम में भी अ का आगमन होता है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप लकार पढ़ रहे हैं तो लकार एक बार फिर से सुन लीजिए। लकार वह उपकरण है जो संस्कृत में किसी धातु के काल निर्धारण में सहायता करता है। अब लकार 5 होते हैं, लट, लोट, लंग, लिरिट और विधिलिंग। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा और अनुज्ञा के अर्थ में, लंग लकार भूतकाल, लिरिट लकार भविष्यत काल और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और जब इन पांचों लकार को हम पढ़ लेते हैं तो फिर एक बात समझ में ये आती है और याद रखी जाती है कि लंग लकार में धातु के पहले अ का आगमन होता है, लिरिट लकार में मूल धातु का प्रयोग किया जाता है, लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में जो ही लिखा हुआ है उस ही का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जब भी हम एक ऐसा वाक्य लिख रहे हैं जिसमें क्रिया आ रही है तो क्रिया जिस पुरुष पर निर्भर रहती है उस पुरुष के नियम के, वो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष, और उसका वचन क्या है, उसके अनुसार हम क्रिया के लकार के उसी पुरुष और उसी वचन को हम लगाते हैं क्रिया में। यही लकार की खूबसूरती है। वह जाता है सह गच्छति, तुम जाते हो त्वम गच्छसि, मैं जाता हूं अहम गच्छामि। गच्छ नहीं बदल रहा है, अगर पुरुष बदल रहा है तो गच्छ के आगे लगने वाला सामान बदल रहा है, इस तरह से समझिए। और जितनी बार बदलेगा उतनी बार बदले के लिखेंगे, यही लकार है। आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। आज की पढ़ाई यहीं समाप्त होती है, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शब खैर।